देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। एक सेकंड, इसके पहले वाला पीडीएफ। पता नहीं इसके आगे वाला पीडीएफ कहाँ से। ठीक है, इसके आगे 3 तारीख क्लास हुआ था ना, 3 तारीख ये वाला क्लास, तभी तो आज होगा। नहीं 3 तारीख नहीं, इसके आगे पीडीएफ नहीं मिल रहा। 10 तारीख है, आज भी थर्सडे है। 10 9 8 थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, 7 तारीख को, 7 तारीख को हुआ था। यस मैम। ये वाला क्लास हुआ था। हाँ मिल गया। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा तक किया था इंश्योरेंस क्लेम में, इलस्ट्रेशन 1 2। 3 तक कर लिया था, 4 5 6 7 होमवर्क था। ये कंप्लीट करवा देते हैं। देखो इलस्ट्रेशन मैम हो 4 गया मैम, इसका आंसर चेक करवा दीजिए। हो गया है। हाँ 4 का आंसर बताओ कितना आया है? मैम, क्लोजिंग स्टॉक आया है 87,700 और क्लेम आया है 45,154। क्लोजिंग स्टॉक 87,700, हाँ क्लेम आया है 45,154। यस मैम। मैम 5 6 नहीं हुआ है, 7 हुआ है। वो पीएसएल वाला था ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। 7 का मैम क्लोजिंग स्टॉक है 62,600। एक मिनट चेक करते हैं। 7 का क्लोजिंग स्टॉक है 50। 62,600 हाँ ठीक है, उसके बाद और क्लेम आया है 48,211। ठीक है, ये दोनों ठीक है। ठीक है, 5 6 नहीं हुआ है तो 5 6 करवाते हैं। ठीक है, यस मैम। April 2002, the stock of Sri Ramesh was destroyed by fire, but sufficient records were saved from which following particular are ascertained. तो फायर ऑकर हुआ था बट कुछ रिकॉर्ड्स रह गया जिससे ये डिटेल्स मिला है। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 Jan 2001 73,500, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 December, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग। गुड मॉर्निंग ऋषभ। गुड मॉर्निंग मैम। यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ईयर एंड डेट 31 December 2001 3,98,000 पूरे साल का दिया हुआ है। सेल्स ईयर एंडेड 31 December 2001 4,87,000। परचेज 1/1/2002 से लेके 31 March 2002 1,62,000। सेल्स
2,31,200। तो ये डेटा दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ये डेटा को एक जगह पे लिख लेते हैं। फायर ऑकर हुआ है 1 अप्रैल 2002 को। हम लोगों को डेटा ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है ये इसके प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, बिकॉज ये सारा 2001 दिख रहा है हम लोगों को। परचेज और नीचे ये सेल तक, अप टू सेल तक, ये जो 4 डेटा लाइन बाय लाइन दिया हुआ है ये 2001 का दिया। उसके बाद कुछ 2002 रिलेटेड डेटा देखने को मिल रहा है। तो पहले ये बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ तक अगर 1 अप्रैल 2001, नहीं अप्रैल था, ये कुछ और था शायद। 1 जैन 2001 यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है 73,500। ये ओपनिंग डेट है, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 73,500। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक है 79,600, 79,600। डेट है 31 December 2001, 31 December 2001। परचेज 3,98,000, परचेज 3,98,000। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, मतलब इसी पूरे साल का, ड्यूरिंग द ईयर बोला जाएगा इसको, 4,87,000। परचेज फ्रॉम 1/1/2002, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये एंड ऑफ द ईयर 31 December 2001 है। तो 1 Jan 2002 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च तक का डेटा दिया हुआ है। फायर कब ऑकर हुआ है, 1 अप्रैल दे रखा है, मतलब ये उसके पहले दिन तक का डेटा है, 31 March 2002। अगर ये 31 March 2002 है, तो यहाँ तक का परचेज दे रखा है और सेल्स दे रखा है, सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड। तो परचेज है 1,62,000, सेल्स 2,31,200। और फायर जो हुआ है उसका डेट है 1 अप्रैल, मतलब इस डेट के एक दिन, जस्ट एक दिन बाद वाला, 1/4/2002। इस डेट पे फायर ऑकर हुआ है, तो उस पे कुछ फर्क नहीं आएगा, एक दिन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जस्ट क्लोजिंग डेट बता रहे हैं, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग हो जाता है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 December 2001, ये हम लोगों को देखना चाहिए कि कब का स्टॉक वैल्यू हो रहा है। ये प्रीवियस ईयर का स्टॉक वैल्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 ईयर इंक्लूडेड हो चुका है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ईयर है, ये पूरा एक ईयर है, और ये एक ईयर स्टार्ट होने वाला था बट उसके पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 31 दिसंबर जब 2001 बोल रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर का बोल रहा है, जब प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया गया था, क्योंकि हर बार क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग शुभश्री। गुड मॉर्निंग मैम। In valuing the stock for the balance sheet as at 31st December 2001, 2,300 had been written off, 2,300 राइट ऑफ कर दिया गया था। राइट ऑफ जब भी आएगा तो ये समझना है हम लोगों को कि पीएसएल वाला डेटा होगा, तभी राइट ऑफ का बात हो रहा है, मतलब पोर सेलिंग लाइन आइटम 2,300 से वैल्यू कम कर दिया गया है। राइट ऑफ का मतलब होता है इतने से वैल्यू कम कर दिया गया है ऑन सर्टेन स्टॉक। कुछ एक स्टॉक था जिसका कुछ ओरिजिनल वैल्यू होगा, लेकिन उसका वैल्यू 2,300 से कम कर दिया गया है, विच वॉज अ पोर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट 6,900, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट 6,900 था। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा कि जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ 31 दिसंबर 2001 को, तब एक स्टॉक जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 6,900, वो पोर सेलिंग लाइन होने के वजह से उसका वैल्यू 2,300 से कम कर दिया गया है। तो उसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा। तो उसका वैल्यू कितना होगा, अगर कोई स्टॉक का ओरिजिनल कॉस्ट 6,900 है और उसको 2,300 से कम कर दिया, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंक्लूड पीएसएल ओरिजिनल कॉस्ट
6,900 and return of 2,300, तो इसमें वो स्टॉक कितने से इंक्लूडेड होगा? मतलब जब क्लोजिंग स्टॉक तो वेरिफिकेशन किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक मैंने लास्ट दिन में बताया था, इसका कोई जर्नल एंट्री हम लोग पास नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि मेरा इतना क्लोजिंग स्टॉक है तो हम लोगों ने मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ दिखा दिया। ये प्रीवियस कुछ ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है कि कुछ खरीदा था, कुछ बेच दिया, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो जो बच गया उसे तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू से या स्टोर लेजर में जाके जो डेटा है उसको देख के हम लोग बता सकते हैं, बट इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे परचेज का एक इनवॉइस रेज होगा, तो जिससे खरीद रहे क्रेडिटर से, तो पता चल गया इतने का स्टॉक खरीदे हैं, ओपनिंग स्टॉक देख लिया, ठीक है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक का ही ओपनिंग स्टॉक होता है। तो परचेज का एक कैलकुलेशन सेल का होता है, ठीक है, इतने का स्टॉक बेच दिया, तो वो हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, बट क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। तो जब वेरिफिकेशन किया गया होगा, अब बहुत तरह से क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब गोडाउन में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। एक होता है स्टोर लेजर के थ्रू से, मतलब स्टोर लेजर को चेक किया और देखा कि कितना स्टॉक था, कितना खरीदा गया, कितना बिक गया, तो बाकी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो उस तरह से एक मैथमेटिकल एडलेस करके हम लोग कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। तो वही बोल रहा है कि जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो वो 79,600 हुआ, लेकिन इसमें एक पीएसएल आइटम जो है वो है, पीएसएल का मतलब वो आइटम जो एग्जैक्टली प्रॉफिट में तो हम लोग बेच सकते नहीं है, हम लोग का टारगेट रहता है एटलीस्ट कॉस्ट तो रिकवर कर ले, लेकिन हो सकता है कि कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पाए, ठीक है, इतना ही खराब हालत है, तो उसका कॉस्ट कम करके दिखा सकते हैं। तो 2,300 से कम करके दिखा दिया। तो यहाँ पर जो इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में, ये जो पीएसएल इंक्लूडेड है, ये कितने से इंक्लूडेड है, कितने अमाउंट से इंक्लूडेड है, ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ। 6,900। 6,900 तो ओरिजिनल कॉस्ट था, मैंने उसका वैल्यू कम कर दिया, वैल्यू तो 2,300 से कम कर दिया है ना। जब हम लोग 31, 4,600। हाँ, जब 31 दिसंबर आया, जब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग चेक कर रहे थे कि कितने का क्लोजिंग स्टॉक है, तब पीएसएल आइटम मिल गया एक 6,900 का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट में ही वैल्यू होता है, ठीक है। तो मैंने AS2 करवाया है पहले, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लास किया है AS2 का, तो पता होगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, या फिर और भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, लेकिन इतना हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट में वैल्यू होता है। ये कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है, बट ये कॉस्ट नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो इसके अलावा बाकी सब कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ठीक है। ये कॉस्ट मतलब जो खर्चा हम लोगों ने किया प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बट ये क्या है, ये इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, वही तो जीपी के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यू किया गया 31 दिसंबर 2001 जब आया, और क्लोजिंग स्टॉक को चेक करने के लिए बोला गया, चेक करो कितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करना पड़ा। मान लो फिजिकल वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं गोडाउन में जाके, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करें या स्टोर लेजर से चेक करें, कोई भी हो, यहाँ पर वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो हम लोगों ने देखा टोटल जो स्टॉक है उसमें एक पोर सेलिंग लाइन आइटम है जिसका जो बिक नहीं सकता है। ऐसा अगर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने सोचा ये 6,900 का जो सामान है ये तो बड़ा ही डिफेक्टिव है, ये 6,900 में तो कोई नहीं खरीदेगा, प्रॉफिट लगा के बेचेंगे तो भी नहीं खरीदेगा, तो खरीदेगा ही नहीं, 6,900 में भी नहीं खरीदेगा, इसका वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं। कितना कम करना है वो उन्होंने सोच समझ के 6,900 का जो प्रोडक्ट था उसको 2,300 से कम करके 4,600 बना दिया, और इसमें जो है बाकी जो है यहाँ पर इंक्लूड करके बता दिया, और जितना भी क्लोजिंग स्टॉक था गोडाउन में, मान लो ये पूरा गोडाउन है, यहाँ पर ये पीएसएल वाला था और बाकी ये जितने भी स्टॉक थे ये सब ऐड करके बताया कि 79,600 का क्लोजिंग स्टॉक है। क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक तो हमें मैट से मिला ना, मतलब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पीडीएफ में, ये देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इतना बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर नीचे क्या बोला है, जब वैल्यू करने गए थे तो एक पीएसएल था उसको कम करके दिखाया था, तो ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडेड है। तो अच्छा वाला आइटम कितना है माइनस करने से पता चल जाएगा, बोलो ये आइटम कितना है, इधर पीएसएल वाला, ये दो पार्ट में डिवाइड, ये पूरा गोडाउन है जहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ, बताओ कितना होगा, मैम कितना अच्छा होगा? वाला तो 4,600 है ना, जो एडिड है पहले से।
नहीं, 4600 तो पीएसएल का ही वैल्यू कम करके ये आया है। 6900 तो उस पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू था, 4600 उसका वैल्यू मैंने कम कर दिया तब जाके वो 4600 का आया। ये 4600 अच्छा वाला थोड़ी ना है, ये 6900 का ओरिजिनल कॉस्ट था उस प्रोडक्ट का। मान लो एक फोन है, फोन का क्लोजिंग स्टॉक चेक करने जा रहे हैं, अगर किसी का फोन सेलिंग वाला काम है, ठीक है, तो एक 6900 वाला फोन है, ये बिकेगा नहीं, इसको 2300 से कम कर देते, मार्केट में इसका रेट 4600 लगाएंगे तो शायद बिक जाए। तो ये 4600 तो वो खराब फोन का ही वैल्यू है आज के डेट का, लेकिन जब हम लोगों ने खरीदा था वो 6900 से खरीदा था। लेकिन ये प्रॉफिट लगा के बेचने का सोचा था, लेकिन प्रॉफिट नहीं लगा सकते क्योंकि डिफेक्टिव है, कोई नहीं खरीदेगा, इससे ऊपर रेंज में कोई नहीं खरीदेगा, उल्टे का इसका रेंज कम कर दिया, कम करके 4600 कर दिया। तो 4600 जो है ये तो पीएसएल का ही डाउनफॉल वैल्यू है कि इसका ये डिफेक्टिव फोन जो 6900 में हम लोगों ने खरीदा था, दुकानदार ने, मतलब यहाँ पर मिस्टर रमेश या फिर कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा था जिसका वैल्यू 6900 था, उसका वैल्यू 6900 से भी उन लोगों ने कम कर दिया, 4600 कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास टोटल 79600 का क्लोजिंग स्टॉक बना जब मैंने वैल्यू किया, और बोला गया है कि जब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किए थे तब पीएसएल भी उसमें था। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितना फिर अच्छा वाला क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक तो दोनों का मिक्सड अप हो गया। 75,000। हाँ, 75,000, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा, तो ये इस तरह से यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी डेटा भी लिखते हैं, 75,000 होगा माइनस कर देने से। अच्छा, अब लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि पीएसएल को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हर जगह से लेस करके लिखना पड़ता है। अगर लास्ट दिन का नोट्स जो मैंने लिखवाया था याद है तो एक बार देखो कि पीएसएल का क्या कैलकुलेशन होता है। पीएसएल का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जहां भी ट्रेडिंग अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल पोर सेलिंग लाइन आइटम, हम लोग पीएसएल आइटम हटा के लिखेंगे, ठीक है। तो पीएसएल आइटम हमें हटा के लिखना है। अब ये सोचना पड़ेगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक में आ गया डिफेक्टिव वाला आइटम, तो ये डिफेक्टिव वाला आइटम क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचा कैसे, ये सोचो कि ये क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचा कैसे। अगर किसी के पास, किसी के गोडाउन में एक डिफेक्टिव मोबाइल है तो वो कैसे आया होगा, उसके पास डिफेक्टिव आइटम कैसे पहुंच गया होगा। परचेज किया होगा तभी तो आया। या तो उसने परचेस किया है, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या प्रीवियसली परचेस हुआ था जो ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से पहुंच गया। दो ऑप्शन हो सकता है, हाँ कि ना। एक तो हम लोगों ने करंट ईयर में शायद वो डिफेक्टिव चीज परचेस किया था, वो क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है, या फिर अगर हम लोगों ने प्रीवियस कभी परचेस किया था जो थ्रू ओपनिंग स्टॉक के हमारे यहाँ पर आके पहुंच गया, वो भी तो हो सकता है कि यहाँ पर खरीदा था, यहाँ पर करेंटली नहीं खरीदा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि ये डिफेक्टिव आइटम कब लिया गया था, ये करंट ईयर में लिया गया था या फिर प्रीवियसली आया है। तो अगर हमें माइनस करना है इसका वैल्यू तो हम लोग कहीं से भी माइनस कर सकते हैं, यहां से भी माइनस कर सकते हैं या फिर यहां से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, ये जो 6900 का गुड्स था इसका एक पोर्शन बेच दिया गया है मार्च 2002 में, मार्च 2002 में बेच दिया गया है एट अ लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। तो 6900 का जो डिफेक्टिव आइटम था जिसका वैल्यू बाद में किया गया 4900, उस आइटम का एक पोर्शन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 6900 से कंपेयर करके बताया जा रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या था 6900। तो ये पूरा पीएसएल का स्टोरी क्या हो रहा है देखो, एक पीएसएल था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट 6900, उसका कॉस्ट पीएसएल कॉस्ट नाउ, अभी इसका कॉस्ट कितना है करेंटली अगर देखें तो इसका कॉस्ट हो जा रहा है 4000, कितना होगा 6900 माइनस 2300, 4,600। हाँ 4600। अब मार्च में मतलब यहाँ पर 31 ऑफ मार्च में ये बेचा गया है। कब, मार्च का कौन सा डेट है वो नहीं बताया, मार्च 2002 में ये सेल हो गया है एट ए लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। तो ओरिजिनल कॉस्ट ये वाला है, ठीक है। तो कितना सेल हुआ है इसमें से 3450 सेल हुआ है, ठीक है। इसमें से मतलब
प्रोडक्ट तो वही है, प्राइस हम लोगों ने कम रखा है, और जब हम लोग लॉस का कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो 6900 में से 3450 का सेल कर दिया गया है, ठीक है। और कितने लॉस में सेल किया गया है? 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल वैल्यू कितना होगा? इतना पोर्शन सेल हो गया है, ये इतना पोर्शन जो है ये सोल्ड हो गया है, लेकिन कितने में? सेल वैल्यू बताओ, सेल वैल्यू, मेरा क्वेश्चन है सेल वैल्यू। ये इतना जो ओरिजिनल कॉस्ट था उससे 250 लॉस में बेच दिया गया है, तो सेल वैल्यू क्या होगा? अगर किसी 3200। चीज 3200 माइनस करना पड़ेगा ना, 3450 माइनस 250, तो ये हो जाएगा 3200 इसका सेल वैल्यू। तो यहाँ पर कैसे सेल वैल्यू निकाला हम लोगों ने? 3450 ओरिजिनल कॉस्ट था, 250 लॉस में बेचा तो 3200 में बेच दिया, ठीक है। तो पीएसएल सेल मिल गया, ये वाला क्या है? पीएसएल सेल। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक्चुअली इस सेल में इंक्लूडेड होगा, ठीक है, इस सेल में इंक्लूडेड होगा। तो सेल्स इंक्लूड, क्योंकि ये तो मैंने पूरे ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना, तो एक्चुअली यहां पर आके पता चला होगा टोटल परचेज कितना है, टोटल सेल वो मैंने ड्रॉ करते हुए यहां पर लिखा। बट ये जो परचेज है ये पूरे साल भर का है, मतलब अप टू 31 मार्च 2002 का 2 तक का है। तो इस सेल्स में वो पीएसएल सेल भी होगा। सेल्स इंक्लूड पीएसएल सेल ऑफ रुपीज 3200 का पीएसएल सेल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। बाकी जो स्टॉक बच गया उसको ओरिजिनल वैल्यू में ही हम लोग वैल्यू करेंगे। तो बताओ बाकी स्टॉक जो बच गया उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? 6900 में से अगर 3450 सेल हो गया है, 6900 ओरिजिनल कॉस्ट था, उसमें से 3450 ओरिजिनल कॉस्ट का प्रोडक्ट बिक गया 3200 में, यानी 250 लॉस में, तो बचा कितना जिसका ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू करना है? मतलब 4600 से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न ऑफ वैल्यू था। लेकिन यहाँ पर बोला है, देखो ये लाइन जैसे बोल रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि कितने का है, टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट पे देखेंगे कि कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो ये था, अब इसके अकॉर्डिंग बताओ कि कितना स्टॉक बच गया वो पीएसएल में से। 3450। 6900 में से 3450 चला गया तो 3450 ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। इतने सारे एक्सेप्शन होने के बाद भी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो एक ही जैसा था थ्रू आउट द ईयर, मतलब इसके पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट था वही अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर जितना था। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सैल्वेज, सैल्वेज है 5800, पॉलिसी वैल्यू 50,000, तो सैल्वेज 5800, पॉलिसी वैल्यू 50,000। वर्कआउट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर, तो हमें लॉस कितना है वो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, क्लेम कितना है। अच्छा, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 में क्या करना होता है? स्टेप 1 में, अच्छा यहाँ जगह है, स्टेप 1 में हमें करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। देखो क्या लिखवाया था मैंने, स्टेप 1 होगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर या अर्लियर ईयर, और अगर गिवन है तो नोट्स में लिखवाया था तो वो स्टेप करने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर गिवन नहीं है, जीपी का कहीं पर भी रेट गिवन नहीं है, और इसके बदले हमें पूरे साल भर का जीपी का जो है कैलकुलेट कर पाए ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री राम, नहीं श्री रमेश, सॉरी श्री रमेश, और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पहले साल का ये 31 दिसंबर 2001 का ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 73,500। परचेज, परचेज है 3,98,000। सेल्स
सेल्स है 4,87,000। तो इस बार कोई पीएसएल सेल नहीं हुआ कि हम लोग कोई पीएसएल आइटम को माइनस करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा जो है वो एज इट इज रहेगा। क्योंकि हमें कब पता चला पीएसएल आइटम है, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को चेक किए, ठीक है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से उसे हटा देंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक जो कि पीएसएल इंक्लूडेड है जिसमें, तो क्लोजिंग स्टॉक है 79,600 और इसमें एक्सक्लूड करना है पीएसएल आइटम। अब कितना हमें माइनस करना चाहिए पीएसएल आइटम जो है, यहाँ से हम लोग 2300 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल क्लोजिंग स्टॉक में एक पीएसएल आइटम है जो कि राइट ऑफ करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू 2300 ऐसा बोला है। एक तो इस तरह से ट्रीटमेंट करने से भी होगा, हम दो तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। मैंने और एक सिस्टम भी बोला, उसको भी हम दिखा देते हैं। 2300 तो ये हो जाएगा, कितना आ रहा है, अच्छा ये क्या, 77,300। हाँ 77 आ रहा है। ये वाला क्या माइनस किया हुआ इन वैल्यूइंग द स्टॉक, अच्छा ये पैटर्न इन्होंने अलग किया। अच्छा ठीक है, ये भी 4600 लेस करेंगे ना, 2300 तो पहले से लेस है। नहीं, इसको एक्चुअली ऐड होगा, ये दूसरा सिस्टम है। रुको और एक तरह से बताते फिर ये वाला भी बताएंगे कैसे होगा, और एक तरह से भी हो जाएगा। रुको दिखाते हैं, ट्रेडिंग और एक बार करके दिखाते हैं, उसको फिर समझाएंगे, पहले ये वाला बता देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वही वाला हम दिखाते, तुम लोग एक बार नहीं लिखोगे तो मत लिखो, बाद में दोनों ही लिख लेना, एक बार जस्ट देखो। ओपनिंग स्टॉक 73,500, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से पीएसएल आया है तो हम लोग यहाँ से पीएसएल हटा सकते हैं। तो पीएसएल आइटम था 6,900 का, 66,600 टू परचेज। तो परचेज में इंक्लूड नहीं मान रहे, किसी भी एक जगह में इंक्लूडेड हो सकता है। 3,98,000 बाई सेल्स, पीएसएल आइटम का तो कोई सेल्स नहीं हुआ, तो सेल्स एज इट इज रह जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक था 79,600 और इसमें से लेस करेंगे पीएसएल आइटम, ये हो जाएगा 4,000, ये जो वैल्यू किया 4,600। देखते हैं कितना आता है। 79,600 माइनस 4,600, 75,000 प्लस 4,87,000, 5,62,000 माइनस 66,600, 3,98,000, 97,400। हाँ ये देखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट। हम दो तरह से ही सिखा देते हैं और एक तरह से भी होगा, ठीक है। हम समझा देते हैं कि एक ही आंसर आएगा और क्यों हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने जो समझाया था इतना देर तक, मैंने उसी तरह से ट्रीट करके बताया कि ये जो पीएसएल आइटम है इसे हमें रिमूव करना है, हमारा कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो वहां से, ठीक है। तो अगर ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये पीएसएल आइटम प्रीवियसली कभी आया हुआ था स्टॉक में जो रह गया है, तो ओपनिंग स्टॉक के थ्रू से इस बार भी इस अकाउंटिंग ईयर में ये शो हो रहा था। तो मैंने पीएसएल यहां से हटा दिया। क्यों ओरिजिनल कॉस्ट में हटाया? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक थोड़ी ना इसका वैल्यू कम कर दिया है, इसका वैल्यू कम हुआ है यहाँ पर। तो तब तक तो ये 6,900 का ही दिख रहा होगा, तो 6,900 का मैंने माइनस कर दिया। और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जब वैल्यू किए थे इंक्लूडिंग द पीएसएल आइटम वैल्यू किए थे, और पीएसएल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना किया था हम लोगों ने? पीएसएल आइटम का वैल्यू किया था 2,300 लेस करने के बाद उसका वैल्यू हम लोगों ने कितना किया था क्लोजिंग स्टॉक में? तो वो वैल्यू है 6,900 करना चाहिए था, बट उसके बदले हम लोग 2,300 से कम करके 4,600 किए थे, तो 75,000 होगा विदाउट पीएसएल आइटम। बोलो ये वाला ट्रेडिंग समझ में आया? बाकी तो एज इट इज है, जीपी आ गया, या फिर यहाँ पर कोई डाउट है? बोलो। नहीं नहीं, अच्छा। शिवम को, ऋषभ को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, और एक तरह से भी हो जाएगा। और किस तरह से होगा? तुम लोग को एक ही तरह से करना है, ठीक है, एग्जाम में एक ही तरह से करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि पीएसएल आइटम कब खरीदा था, हम लोगों ने नहीं बताया, ठीक है, तो हम लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियसली नहीं खरीदा था, करेंट ईयर खरीदा था। चलो ये भी हम लोग मान के कर सकते हैं कि हम लोगों ने करेंट ईयर में ये पीएसएल आइटम खरीद लिया था। तो 3,98,000 का जो परचेज हुआ था उसमें एक डिफेक्टिव 6,900 का परचेज कर लिया था, उसको हटा देंगे क्योंकि हम लोग पीएसएल एक्सक्लूड
करके अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो फिर कितना होना चाहिए परचेस, अच्छा वाला परचेस का वैल्यू कितना होना चाहिए 391100, शायद नहीं कुछ गलत लिख दिया मैंने, 3,98,000 माइनस 6,900, हाँ ठीक है 3,09,000। हाँ अच्छा हाँ सेल्स, हाँ सही है। सेल्स जो है एज इट इज, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कोई पीएसएल आइटम बेचा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से भी इसे एलिमिनेट करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 79,600, और क्लोजिंग स्टॉक में ये कितने से इंक्लूडेड था, जितने से इसका वैल्यू किया गया, दैट इज 4,600। तो 4,600 हटा देने से यहाँ पर हो जाएगा 75,000। तो इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा ना, एक ही बात है 6,900 हम लोगों ने इधर से माइनस किया, ओवरऑल टोटल तो एक ही होगा। तो जीपी कितना आएगा, वही आएगा जो भी थोड़ी देर पहले आया था अमाउंट, उतना ही आएगा ना, देख यस लो। मैम। तो यहाँ पर हो गया 97,400, तो 5,62,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बता दे कि ये पीएसएल आइटम करेंटली परचेज हुआ था, तब तुम लोग को कौन सा वाला करना है 1 या 2? अगर करेंटली परचेज हुआ है, हाँ बताओ। परचेज हाँ से। हाँ तब 2 वाला पॉइंट करेंगे, परचेज से लेस करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं बताएगा तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बोल देगा कि ये प्रीवियसली खरीदा हुआ था, तब लेकिन यही वाला करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट की वजह से नंबर काट सकता है, ठीक है। अगर हम लोगों को स्पेसिफिकली बताएगा तो हमें स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, चाहे आंसर दोनों में ही सेम आएगा, तुम लोग का क्वेश्चन आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बट अगर स्पेसिफिकली बता देगी करेंट ईयर परचेज की वजह से हुआ, तो परचेज से लेस करना है, और यहाँ से वह प्रीवियसली परचेज से आया तो ओपनिंग स्टॉक से करना है। और लेस कौन सा करना है, ये स्टॉक है, कॉस्ट माइनस करेंगे ना कॉस्ट, और क्लोजिंग स्टॉक में जितना कॉस्ट इसका वैल्यू किया उतने से ही माइनस करेंगे। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 10,000, मार्केट वैल्यू 9,000, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तब पूरा फाइनल अकाउंट जो बनाओगे वो 10,000 से बनाओगे कि 9,000 से बनाओगे क्लोजिंग स्टॉक जब लिखोगे, 9,000। क्योंकि 9,000। तो यहाँ पर भी वही क्लोजिंग स्टॉक में देखना है, बाकी खरीदने के टाइम जो पैसा हम लोगों ने दिया था, जो कॉस्ट बियर किया था, वही हमारा ओपनिंग स्टॉक या परचेज से लेस होना चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक में भी अगर ये वैल्यू कम नहीं किया होता तो 6,900 से ही माइनस होता, ठीक है। अब रहा ये वाला, ये भी एक ट्रीटमेंट है। इसमें देखो क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 73,500, परचेस 3,98,000 किया गया, बाई सेल्स ये 4,87,000, और यहाँ पर 79,600 में 2,900 ऐड 2,300 ऐड कर दिया है, यहाँ पर आ गया 81,900। ये क्या है ना, ये पीएसएल एक्सक्लूड करके नहीं किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर देखो तो पीएसएल आइटम को एक्सक्लूड नहीं किया, उल्टे का पीएसएल को जितने से कम किया था उतने से उसको बढ़ा दिया, मतलब 6,900 का ही पूरा चीज मेंटेन हुआ। यहाँ भी आंसर 97,400 आएगा, लेकिन बाद में जाके इसको फिर एक्सक्लूड करके दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला मेथड छोड़ दो, ये करने का जरूरत नहीं, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसमें भी सेम आंसर आएगा, लेकिन आगे जाके ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्योंकि नोट्स में लिखे हैं कि पीएसएल को एक्सक्लूड करके करेंगे, तो हम लोग पीएसएल को एक्सक्लूड करके ही करेंगे। तो कोई भी एक लेना है यहाँ से सिस्टम, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो, और अगर बोलेगा तो स्पेसिफिकली उस हिसाब से करना है, इसको जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूड करके नहीं किया जाता है, इंक्लूड ही रख दिया जाता है, फिर आगे जाके उसको बाइफरकेट किया जाएगा, तो जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको जरूरत नहीं है। फिर नहीं तो पूरा सिस्टम फिर अलग से समझाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ जाता है, इसमें से कोई भी एक करेंगे चलेगा। अच्छा अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप 1 से एक्चुअली हमें जीपी कैलकुलेट करके जीपी रेशियो निकालना पड़ता है, सिर्फ जीपी से काम नहीं बनेगा। तो जीपी तो निकल गया, अब हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे। तो जीपी रेशियो कैलकुलेट करो, जीपी रेशियो मतलब परसेंटेज, जीपी बाई, ये तो पता है सबको, जीपी बाई सेल्स इनटू 100। तो जीपी कितना है 20%। 97, हाँ 97,400, 4,87,000 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। पहला ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को मिला जहां पर स्टेप 1 करना पड़ा, लास्ट क्लास में हम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला था जहां स्टेप 1 करना पड़ा। फिर स्टेप 2 करेंगे और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अप टू डेट ऑफ फायर, जहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिस दिन फायर ऑकर हुआ था कितना वहां पर स्टॉक बचा हुआ था। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू 31 March
2002 यहां तक का बनाएंगे, यहां तक का बन चुका है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का बनाएंगे। तो क्या क्या डेटा आएगा, देखो ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक हमें पीएसएल आइटम हटा के लिखना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक वैसे अगर देखो तो 79,600 होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 79,600 क्लोजिंग स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक भी उतना हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पता है हम लोगों को कि इसमें एक पीएसएल आइटम है, तो 79,600 माइनस कर देंगे पीएसएल 4,600। देखो, या फिर यहां से देख के भी हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए 75,000। चाहे ये वाला डेटा ले लो, चाहे ये, दोनों में ही सेम आएगा। 75,000 लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग पीएल हम लोग, पीएसएल हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। फिर परचेज, अब इसमें देखो, इसमें ओपनिंग स्टॉक से ही लेस होगा क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक के थ्रू से ही आया हुआ है, परचेज के थ्रू से नहीं। परचेज 1,62,000, परचेज 1,62,000। सेल्स जो है, सेल्स में इंक्लूडेड है पीएसएल सेल 2,31,200, टोटल सेल है 2,31,200 ओवरऑल, चाहे वो पीएसएल हो या फिर गुड प्रोडक्ट का सेल हो। और पीएसएल सेल कितना था ये सोचना पड़ेगा। पीएसएल सेल मतलब सेल वैल्यू, यहाँ पर फिर कॉस्ट का कोई बात नहीं होना चाहिए। ऐसा डिफेक्टिव आइटम जिसको हम लोगों ने बेच दिया, तो टोटल सेल वैल्यू से उसका सेल वैल्यू लेस करना है। तो सेल वैल्यू कितना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेचा, डिफेक्टिव आइटम का जो पोर्शन हम लोगों ने बेचा, उसको हम लोगों ने 250 लॉस में बेचा। लेकिन 250 कंपैरिजन टू व्हाट, 4,600 या 6,900, वो क्वेश्चन बताएगा, हमें जरूर बताएगा। तो क्वेश्चन बता रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि हम लोगों ने जो बेचा उसका प्रॉफिट लॉस क्या हम लोगों ने राइट ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आया, यानी 4,600 पे चेक किया या 6,900 पे, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये क्वेश्चन को बताना चाहिए, और ये क्वेश्चन जरूर बताएगा। नहीं बताएगा तो हम लोग कोई एजम्पशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बताएगा क्वेश्चन में। तो 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से 250 लॉस में बेचा गया। और कितना पोर्शन बेचा गया ओरिजिनल कॉस्ट का, 3,450। तो कितना सेल वैल्यू हुआ यहाँ पर, 3,200। हाँ, तो यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा पीएसएल सेल का, फिर यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, कौन सा वैल्यू लगेगा, 3,000। हाँ, 3,200। तो 2,312,000 माइनस 2,300, तो ये हो गया 2,28,900। अच्छा, अब जीपी, क्योंकि जीपी बोला है, देखो दो जगह पे यहाँ पर हमारा ब्लैंक हो जा रहा है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, तो जीपी 2,28,000 आ रहा है ना, 900 कहाँ आ रहा है? 900 नहीं आ रहा। अच्छा, तो शायद गलत लिख दिया। हाँ हाँ, वही 900 तो नहीं आ रहा है, 2,28,000 आ रहा है। अच्छा, तो जीपी बोला है, देखो थ्रू आउट द ईयर, एक सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक ही जैसा चल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले बार जितना था इस बार भी उतना ही होगा, क्योंकि सेम चल रहा है 20%। तो इस पे 20% का प्रॉफिट चेक करेंगे, सेल पे इतने पे 20%। अब अगर पीएसएल नहीं हटाते तो प्रॉब्लम हो जाता ना, क्योंकि पीएसएल थोड़ी ना प्रॉफिट पे लगा है, तो 20% कैसे लगाएंगे, इसीलिए एक्सक्लूड करके करना सबसे आसान होता है, इसमें गलती नहीं होगा। ये बाकी आइटम में 20% प्रॉफिट पे जा सकता है। तो 45,600, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, वैल्यू करके देखना पड़ेगा, बैलेंस करके, सॉरी। तो 45,600, 75,000, 1,62,000, 282। अच्छा, 54,600, हाँ 54,600। मुझे एक चीज बताओ, क्या इस क्लोजिंग स्टॉक में वो पीएसएल वाला स्टॉक है, या फिर ये सिर्फ नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, मतलब अच्छा वाला स्टॉक है, ये बताओ। मैम ये जो दोनों ना, एक पोर्शन बिका है ना, एक पोर्शन तो अभी भी बचा हुआ है। लेकिन उसको तो हम लोग हटा दे रहे हैं, 4,600 अगर हटा देते हैं, सेल पोर्शन भी हटा देते हैं, तो जो स्टॉक बचा, क्या इसमें कोई पीएसएल वाला स्टॉक इंक्लूड हो सकता है? क्योंकि मैंने पीएसएल वाला स्टॉक तो एक्सक्लूड करके क्वेश्चन किया, मैंने 79,600 लिया ही नहीं, मैंने तो 75,600 लिया, जो कि एक गुड स्टॉक है।
ये गुड स्टॉक है, ये भी गुड स्टॉक है, ठीक है, ये गुड प्रोडक्ट का सेल है। तो अगर ये उसका गुड प्रोडक्ट का सेल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ मतलब नॉर्मल स्टॉक जिसे बोलते हैं, गुड प्रोडक्ट का मतलब, तो ये क्लोजिंग स्टॉक किसका आएगा? अगर सारे गुड आइटम्स का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो क्लोजिंग स्टॉक भी कौन से आइटम का आएगा? वहां पर गुड पीएसएल आइटम हो का। सकता, तो फिर वहां पर पीएसएल तो नहीं होगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया ये नॉर्मल स्टॉक। अब अगर स्टेप नंबर 3 देखोगे तो वहां पर ये दो पॉइंट का डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि हम पीएसएल एक्सक्लूड करके करवा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक नॉर्मल प्लस स्टॉक एबनॉर्मल करना पड़ेगा हमें अलग से चेक करके कि कितना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि टोटल स्टॉक कितना हो रहा है, क्योंकि हम लोग को टोटल स्टॉक पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पीएसएल आइटम अगर गोडाउन में है और फायर ऑकर हुआ है तो क्लेम नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन को ईज करने के लिए हम लोग पीएसएल को एक्सक्लूड करते हुए आंसर्स जो है बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 3 में चले जाएंगे जिसमें है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, तो यहां पर सबसे पहले अब ये पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉक नॉर्मल, ठीक है, स्टॉक यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सा है? ये वाला, क्योंकि सारा नॉर्मल स्टॉक था तो ये भी नॉर्मल स्टॉक का ही जो है बैलेंस करके आया, तो नॉर्मल स्टॉक आया। अब एबनॉर्मल बचा हुआ है, वो तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि एबनॉर्मल स्टॉक बचा हुआ है। तो एबनॉर्मल स्टॉक कितने का बचा हुआ है? ये वाला, क्योंकि उसको वैल्यू करने किस में बोला है? ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करने के लिए बोला है। ये सब क्वेश्चन ही बताएगा हमें। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 6,900, लेकिन उसमें से 3,450 का सेल हो गया, तो बचा कितना? बाकी 3,450 ही हो रहा है। बाई चांस सेम अमाउंट आ रहा है, उसको माइनस करने के बाद भी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये वाला 3450 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक एबनॉर्मल, यानी पोर सेलिंग लाइन एबनॉर्मल। और ये कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करने के लिए, तो 3450 माइनस करने के बाद 3450 बच रहा है, तो ये वाला यहाँ नहीं लिख रहे हैं, माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो लिख रहे हैं। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट में सबको प्रॉब्लम होता है, ये तुम लोग के दिमाग में चला जाएगा। अगर हम बार बार बोलेंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसका टोटल कितना बनता है? 58,050। ये हो गया टोटल स्टॉक। लेकिन इस पे तो क्लेम नहीं मिलेगा, अगर कोई सैल्वेज है तो सैल्वेज था क्वेश्चन में, तो लेस कर देंगे सैल्वेज। तो सैल्वेज कितना हो गया? सैल्वेज हो गया 5,800। तो माइनस करके देख लो कितना आएगा। 52,250 ये हो रहा है टोटल लॉस। अब जो बचा था उसमें कौन सा स्टॉक था हमें क्या पता, पीएसएल था या नहीं? हमें टोटल वैल्यू दे दिया, हम लोग ओवरऑल क्लोजिंग स्टॉक देख लिए कि डिफेक्टिव और नॉर्मल मिला के इतना स्टॉक था, उसमें इतना बच गया, तो बाकी जो है वो टोटल लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी वो नहीं देखेगी क्या पीएसएल था क्या नहीं था, वो टोटल अपना स्टॉक देखेगी और क्लेम दे देगी, ठीक है। क्योंकि पार्शियल डैमेज है तो क्लेम जो है वो मिलेगा एवरेज क्लॉज के हिसाब से, तो क्लेम जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। और कितना होगा हम लोग पहले देखेंगे कि कितना इन पॉलिसी वैल्यू था। पॉलिसी वैल्यू था 50,000, ठीक है, और उसमें 52,250 जो है टोटल स्टॉक था, तो कितने परसेंट इंश्योर्ड थे इंटू 100 करने से पता चलता है। लेकिन हमें ऐसे करने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, सॉरी। टोटल स्टॉक ये थोड़ी ना है, टोटल स्टॉक यहाँ पर है 58050, मैंने गलत वैल्यू लिख दिया। टोटल स्टॉक 58,050, इसमें इतना इंश्योर्ड है, तो कितना परसेंट इंश्योर्ड है इंटू 100 करेंगे पता चल जाता है। अगर इंटू 100 करेंगे तब भी पता चलेगा कितने परसेंट इंश्योर्ड है। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो हम लोग इंश्योर्ड है कुछ 86 पॉइंट समथिंग ऐसा आ रहा है, तो जरूरत नहीं, इसमें फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। 45,004 रुपीज। हाँ, इंटू 52,250, हाँ 45,004 अप्रोक्स इतना आएगा, इतना आएगा क्लेम। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 6. On 19th May 2002, the premises of Sri Garib Das were destroyed by fire, but sufficient records were saved where from the following particulars were ascertained. तो स्टॉक ऑन 1/1/2001 मतलब प्रीवियस ईयर का दे रहा है, फिर स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर 2001, तो लगभग बोल सकते हैं सेम जैसा क्वेश्चन है। फिर भी तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, हम बता रहे हैं लेकिन तुम लोग भी कोशिश करो आंसर देने का, ताकि पीएसएल का अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो स्टॉक 1/1/2001, ठीक है, तो स्टॉक 1/1/2001 में कितना है 36,750। ओपनिंग स्टॉक 36,750, क्लोजिंग स्टॉक 39,800। 39,800, तो ये बन गया एक साल का डेटा हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। परचेज लेस रिटर्न, ठीक है, तो परचेज से रिटर्न लेस किया गया है 1,99,000। अच्छा, उसके बाद है सेल्स। अच्छा, ये एक ही उसी साल का है, हाँ उसी साल का है, 2001 का ही है, तो ड्यूरिंग द ईयर है। तो एक्चुअली ये हम लोग को यहाँ पर ही पता चलता है कि टोटल कितना परचेस हुआ, लेकिन वो ड्रॉ करते हुए हम यहाँ पर लिख रहे हैं पूरे साल भर का इतना परचेस है, तो यहाँ भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन एक जगह पे बहुत सारा डेटा हो जाएगा, इसीलिए पता कब चलता है, ईयर एंड में ही पता चलता है, उसके पहले नहीं पता चलता है। तो सेल्स 2,43,500, तो पूरे साल भर का सेल्स है 2,43,500। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 1/1/2002 टू 19 मई, ठीक है, ये यहाँ पर फायर ऑकर हुआ था तब तक का दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 19 मई का एक डेटा बना लेते हैं 2002, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का हमें डेटा जो है वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेल्स परचेज जो है इस टाइम पीरियड का 81,000 है, इस टाइम पीरियड का परचेज जो है वो है 81,000, और इस टाइम पीरियड का सेल्स जो है वो है 1,15,600। ये देखो टाइम पीरियड जो है यहाँ पर ध्यान से देखने से ही पता चल जाएगा, नेक्स्ट ईयर से लेके अप टू डेट ऑफ फायर तक का, ठीक है, तो 1,15,600। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2001, जब वैल्यू किया गया 1,150 हैड बीन रिटन ऑफ, मतलब 1,150 से वैल्यू को डिक्रीज कर दिया गया ऑफ ऑन सर्टेन रिटर्न ऑफ ऑन सर्टेन स्टॉक विच वाज अ पोर सेलिंग लाइन। एक स्टॉक का वैल्यू 1,150 से कम कर दिया गया क्योंकि उसका पोर सेलिंग लाइन आइटम था, वो डिफेक्टिव आइटम था, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल स्टॉक था, हैविंग द कॉस्ट ऑफ 3,450, जिसका कॉस्ट था 3,450। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंक्लूडिंग, ये जब वैल्यू हुआ 39,800 का, जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया गया, इसमें इंक्लूड था इंक्लूडिंग पीएसएल ऑफ कितने का, पीएसएल ऑफ यहाँ पर 3,450 ओरिजिनल कॉस्ट था, और इसको राइट ऑफ किया गया था 1,150। तो जब इसका वैल्यू किया गया तो वो 3,450 में थोड़ी ना होगा, वो तो उसका ओरिजिनल वैल्यू था, उसको 1,150 से कम करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया गया। तो कितने पैसे से इंक्लूडेड है, मतलब कितने वैल्यू से इंक्लूडेड है 2,300। मैम जीपी कितना है 48,700। जीपी, हाँ 48,700, तो ये हो जाएगा 2,300 से इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 2002, मार्च 2002, तो यहाँ पर मार्च लिख सकते हैं, मार्च 2002, क्योंकि मार्च के बाद ही मई आएगा, तो मार्च में इसका एक पोर्शन सेल हुआ है, सेल ऑफ पीएसएल आइटम, ठीक है। पीएसएल आइटम का सारा इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट क्या था 3,450, और उसको वैल्यू कितने में किया गया था 2,300, राइट ऑफ कितने से किया गया था 1,150, ठीक है। अब सेल ऑफ पीएसएल आइटम जो है उसका एक पोर्शन जो सेल हुआ वो 125 लॉस में बेचा गया, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट बता दिया होगा, देखो क्वेश्चन में 1,725, ठीक है। तो पीएसएल आइटम जो बिका है उसका वैल्यू कितना है ये बताओ, 1,725, 1,725 का आइटम बेच दिया गया ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, देखो लैंग्वेज ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, और 125 लॉस में बेचा गया, तो कितने में बेचा गया होगा
लॉस होने से क्या होगा? कॉस्ट से भी कम में बेचते हैं तभी तो लॉस होता है। 1600. हाँ, माइनस कर देंगे 1600, करेक्ट 1600। तो इतने में बेच दिया गया, ठीक है। ये सेल में ये अमाउंट इंक्लूडेड होगा, ये सेल में ये अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। तो ये मार्च, ये सेल बाद में ही पता चला होगा, बार बार हम बोल रहे हैं ये सेल यहाँ पर ही पता चला होगा मार्च के सेल के बाद। ये तो जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, खुद के याद रखने के लिए। बार बार इतना डेटा देख के सम्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है देखो, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी ओवर टू द ओरिजिनल कॉस्ट। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो बचा हुआ स्टॉक है उसको ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू किया गया है, ठीक है। तो बचा हुआ स्टॉक कितना है, यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, जिसका एक पोर्शन तो हमें अभी से पता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पीएसएल आइटम। बताओ कितना स्टॉक बचा होगा? 3450 में, 1725. हाँ यहाँ भी देखो वही आ रहा है, 3450 में से 1725 चला गया तो बचेगा 1725। इतना ही बचा हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करने के लिए बोला गया था। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर, द स्टॉक सैल्वेज 2900। तो यहाँ पर सैल्वेज लिख लेते हैं, सैल्वेज वैल्यू है 2900। और यहाँ पर और क्या बोला है, बस और कुछ नहीं, हमें कैलकुलेशन करके क्लेम बताना पड़ेगा। क्लेम ही पूछा होगा, लेकिन पॉलिसी वैल्यू वगैरह नहीं बताया है। सो द अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग वो तो हम लोग बनाएंगे ही, बट पॉलिसी वैल्यू मुझे कहीं दिखा नहीं, तो शायद पॉलिसी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे फिर सारा, बस सिर्फ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले क्या बनेगा, हम क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 27,300। क्लोजिंग स्टॉक आंसर लॉस ऑफ यस सर। स्टॉक का, लॉस ये ऑफ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 27,300। नहीं 29,025 टोटल करने के बाद, दोनों नॉर्मल एब नॉर्मल। नहीं मैम, वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऊपर वाला जो हाँ अकाउंट में तो बनाएंगे। हाँ वो 27,300, हाँ यहाँ पर यस। एक्चुअली दूसरे पैटर्न में किया हुआ है। हाँ 27,300। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2001। ये पहले यहाँ से यहाँ तक हम लोग ट्रेडिंग बना के जीपी निकालेंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, कहीं से भी माइनस कर सकते हैं, कुछ बोला नहीं इस क्वेश्चन में भी। 36,750, तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो 36,750, यहाँ से पीएसएल आइटम अगर हटा देते हैं, देन कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस होना चाहिए? तो ये ओपनिंग स्टॉक में अगर आया है तब तो उसका वैल्यू कम नहीं था, तब उसका वैल्यू जैसा था वैसा ही था, या फिर परचेस में भी ले लो जैसा था वैसा ही। तो कॉस्ट में वैल्यू करेंगे तो कितना है, कॉस्ट तो तब कुछ चेंज नहीं किया गया, चेंज तो यहाँ पर हुआ है। 0. हाँ 3450, तो कितना होगा 36,750 माइनस 3450, 33,300 टू परचेज। मैम टोटल क्लोजिंग स्टॉक 29,000। 29,025, 29025, 1,99,000 परचेज, और ये वाला हो गया परचेज। अच्छा, बाई सेल्स, अब यहाँ तो कोई पीएसएल सेल नहीं हुआ कि माइनस करना पड़ेगा, सेल्स हो गया 2,43,500, यही था, देख लेते एक बार, हाँ यही था। अब क्लोजिंग स्टॉक में हमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि पीएसएल आइटम क्लोजिंग स्टॉक के साथ आ जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक था 39,800, बट उसमें पीएसएल इंक्लूडेड है, तो पीएसएल को लेस करेंगे। बोलो कितने से लेस होगा पीएसएल आइटम? क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यू किया तो पीएसएल आइटम का वैल्यू जितना था उतना माइनस करना है, बस यही याद रखना है हम लोग को। तो कितना था? 1150. हाँ ये वाला, नहीं ये तो 1150 तो वैल्यू से कम कर दिया गया, तो वैल्यू कितना किया गया था? 3450 का वैल्यू 1150 हुआ, या 3450 का वैल्यू 2300 हुआ, कितना? ये सोचो,
यहाँ पर तो 2300 ही कम करने बोला था, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। यहाँ पर देखो रिटन डाउन वैल्यू 2300 था, बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है। देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों का अमाउंट इस तरह से दिया है। ये देखो हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितने से किया गया, पीएसएल का 3450 से किया गया, 1150 से, या 2300, कौन सा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? अभी इसमें कितना अमाउंट इंक्लूडेड है? ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है, इतने से राइट डाउन किया गया, और ये वैल्यू जो है ये आया, इतना वैल्यू आया एसर्टेन करने के बाद, तो कितना अमाउंट होना चाहिए सोचो। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? देखो ये 2300 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सॉरी 1150 क्यों नहीं होगा, 1150 से तो कम कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद उसका वैल्यू कितना दिखाया? ये तो एसर्टेन वैल्यू है ना कि इतना वैल्यू होगा। अगर 1150 से कम करते हैं और जितना कम करके वैल्यू आया उसी के साथ क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दिया गया, वही देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक। यहाँ पर ये देखो इन वैल्यूइंग द स्टॉक, जब स्टॉक का वैल्यू किया गया 1150 had been written off. 1150 is not the value. 1150 have been written off on a certain stock which was a poor selling line having the cost 3450. तो जब वैल्यू किया गया क्लोजिंग स्टॉक का, तब वैल्यू कितना किया गया पीएसएल स्टॉक का? सोचो कितना? 2300 2300, करेक्ट 2300 होगा। तो ये चीज कंफ्यूजन हो जाएगा। पिछले बार भी 2300 था, अगर वो दिमाग में चलेगा तो हम लोग सोचेंगे 2300 ही होगा। नहीं, कंसेप्ट हमें क्लियर रखना है, ठीक है। अगर इसमें से टफ ये पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आ सकता है। तो 2300 हम लोग माइनस कर देंगे, 39800 माइनस 2300, 37500, 2,43,500, 2,81,000 minus 33,300, 1,99,000, 48,700 जीपी। अब जीपी रेशियो 48,700 डिवाइडेड बाय सेल 2,43,500 into 100, ट्वेंटी %। इसमें भी 20% आ गया। अब हम लोग बनाएंगे मेमो ट्रेडिंग। मेमो ट्रेडिंग इसीलिए क्योंकि ये किसी ईयर का नहीं हो रहा है, ठीक है। मेमो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1 Jan 2002 से लेके 19 मई, 1 Jan 2002 से लेके 19 मई 2002 तक का बनेगा। इसीलिए इसे मेमो ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग हमेशा 1 साल का होता है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग यहाँ से लिख देंगे तो बस लेस करके दिखाने का जरूरत नहीं होगा, या फिर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं 39,800 लेस पीएसएल आइटम 2,300, यानी ये वाला अमाउंट 37,500 टू परचेज। परचेज कितना था? ये वाला 81,000 बाई सेल्स। सेल्स में हम लोग लेस करेंगे पीएसएल सेल। तो सेल्स टोटल है 1,15,600, 1,15,600। पीएसएल सेल कितना है? पीएसएल सेल कितना हो जाएगा? कौन सा अमाउंट माइनस होगा बताओ? कौन सा अमाउंट माइनस होगा? कितने में सेल आइटम पीएसएल का कितना आइटम एज अ सेल वैल्यू? 1600। हाँ 1600 होगा। तो 1,15,600 माइनस 1600, तो ये हो गया 1,14,000, ठीक है। अच्छा अब जीपी लिखना पड़ेगा। टू जीपी 1,14,000 पे 20%, 22,800। बाकी बैलेंस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 22,800 प्लस 81,000 प्लस 37,500,
1,41,300 minus 1,14,000. $27,300 और ये पूरा का पूरा जो है नॉर्मल स्टॉक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, दैट इज 19 मई 2002 को कितना क्लोजिंग स्टॉक था। तो दो तरह का होगा, एक हो जाएगा नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल नॉर्मल वाला तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 27,300। एब नॉर्मल 1725। हाँ, एबनॉर्मल हो जाएगा 1725। ये इसीलिए हो रहा है जितना बिक गया बाकी का वैल्यूएशन ओरिजिनल कॉस्ट में करने बोला, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा था 1725। तो टोटल स्टॉक 29025 लेस सैल्वेज 2900। 26,125 लॉस ऑफ स्टॉक। अच्छा, अब अगर कोई पॉलिसी वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम लोग अगर आंसर लिखे कि कितना क्लेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितना क्लेम होगा बट पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सो द अमाउंट ऑफ द क्लेम स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो वो तो हम लोग बना चुके हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम्स का अलग से हम लोगों ने दिखा दिया कितना कितना आ रहा है। तो क्लेम कितना होगा, अगर कुछ नहीं बताया तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बोलो। अगर क्लेम नहीं बताया है, पॉलिसी वैल्यू नहीं बताया है, तो कोई अगर क्लेम मांगेगा तो कितना मांग सकता है। अगर किसी के स्टॉक का लॉस 26,125 हुआ है, नहीं पता कितने का पॉलिसी वैल्यू कर रखा है, फिर भी हम लोग अपना सजेशन क्या दे सकते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मैक्सिमम क्लेम मांग सकता है। मैम 26,125 यही वाला मांग जो सकता लॉस ऑफ स्टॉक है। हाँ, इतना ही मैक्सिमम मांग सकता है। ठीक है, अब बाकी अगर पॉलिसी वैल्यू वगैरह किया हुआ है तो उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन यहाँ पर एवरेज क्लॉज वैसे लग जाएगा क्योंकि पार्शियल डैमेज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लेम विल बी फॉर, हो सकता है इतने का ही हो मैक्सिमम, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं होगा। ये वाला भी बता देते हैं, 7th नंबर। On 30th March 2002, fire occurred in the premises of Messrs. Suraj Brothers. The concerned had taken an insurance policy of 60,000 which is subject to average clause. From the books of accounts, the following particulars are available relating to the period 1st of Jan 2002 to 30th of March 2002. तो 30th मार्च को फायर ऑकर हुआ है और जो डेटा है वो जैन से लेके 30th मार्च तक का ही दिया हुआ है। मतलब ईयर जब स्टार्ट हुआ, जिस साल आग लगा उस साल ईयर जब स्टार्ट हुआ तब से लेके अप टू डेट ऑफ फायर तक का ही डिटेल्स हमें गिवन है, ऐसा बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2001 95,600, परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 1,70,000। तो ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि मशीन का कॉस्ट यहाँ नहीं आ सकता है। वेजेस में 3,000 इंस्टॉलेशन था, वो भी गलत है क्योंकि लेबर का जो चार्जेस होता है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, वो तो फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो 3,000 जो है ये इंस्टॉलेशन चार्जेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सेल्स बोला है इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये हम समझाएंगे, ये पॉइंट नया आ रहा है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में किया है। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500 2,75,000, no approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold on approval.
ये क्या होता है देखो, सेल्स जो है उसमें अप्रूवल बेसिस का भी कुछ सेल है। अप्रूवल बेसिस का सेल मतलब आजकल ऑनलाइन पे देखोगे जितना भी सेल होता है वो अप्रूवल बेसिस का ही होता है। कैसे? अगर मान लो रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, हम लोगों ने कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, लाइक मान लो एक मोबाइल फोन ही खरीदा या कोई ड्रेस खरीदा, कुछ भी खरीदा, अगर वो रिटर्नेबल है कि अगर 7 दिन में चाहे तो रिटर्न कर सकते, 15 दिन जैसा भी हो, तो अप्रूवल बेसिस पे है ना, आप लीजिए, आपको पसंद आता है तभी आप खरीदेगा, नहीं तो नहीं। तो जब तक वो डेट नहीं क्रॉस कर जाता है, अगर मान लो 7 डेज रिटर्न पॉलिसी था, तो जब तक 7 दिन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक सेलर को लगता है क्या पता रिटर्न आ जाए, रिटर्न आ जाए, मतलब कस्टमर अप्रूव ना करे। तो अगर जो स्पेसिफाइड डेट है वो क्रॉस कर जाता है तो उसे अप्रूवल मान लिया जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट की वजह से ऐसा सेल जो है अभी सबसे ज्यादा ऐसा ही सेल हमें देखने को मिलेगा। तो इंक्लूडिंग गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, और अप्रूवल बेसिस का सेल हुआ है 49,500। टोटल जितना भी सेल है दैट इज 2,75,000, उसमें अप्रूवल बेसिस का सेल है 49,500। अब बोल रहा है नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, लेकिन 2/3 ऑफ द गुड्स का कोई भी अप्रूवल अभी तक हमारे पास नहीं आया है, तो इसका मतलब 1/3 का आ गया है, ठीक है, 2/3 का नहीं आया, इसका मतलब 1/3 का आ गया है। तो 49,500 का अगर हम लोग 2/3 करते हैं तो ये कितना होगा, 33,000, ठीक है। इतने स्टॉक का अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम लोग देखते हैं, देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जब इसका मतलब 2,75,000 में से 33,000 को हम लोग सेल नहीं मान सकते, ठीक है। मतलब सेल इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये अप्रूवल जब तक नहीं होता है ना, मैंने बोला ना कि मान लो सेलर जो है, सेलर ने सेल कर दिया, लेकिन 7 डेज तक ना उसको ऐसा लगता है कि अगर रिटर्न जनरेट हो जाए तो मेरा सेल कैंसिल हो जाएगा। तो जब तक 7 डेज क्रॉस नहीं करेगा या फिर स्पेसिफाइड टाइम क्रॉस नहीं करेगा तो उस सेल को एक्चुअल सेल्स नहीं माना जाता है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो एक्चुअल सेल की तरह होता है, लेकिन एक्चुअल सेल्स तब तक कैसे मान ले जब तक हमारा मतलब अप्रूवल जो है वो नहीं आ जाता है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। लेकिन इसके पहले ही अगर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना हो, ऐसा हो सकता है कि अप्रूवल आने वाला था फर्स्ट ऑफ जैन को, सपोज 1 नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं 1 फेब को, ठीक है, लेकिन मेरा ईयर एंड हो गया है 31 दिसंबर को, तब हम लोग क्या करें। प्रॉब्लम ये होता है, देखो इसका लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये है कि एक्चुअली मैंने अप्रूवल बेसिस पे सेल कर दिया, तो इसमें ना 3 मेथड होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका 3 मेथड होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सबसे फेमस मेथड होता है कि इस सेल को एक्चुअल सेल्स मान लो। तो अगर मान लो किसी ने 100 रुपए का सेल किया था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, पूरा ये कंसेप्ट एक बार देख लो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल किया था, तो वो एंट्री क्या डालेगा, जो सबसे मतलब यूजेबल मेथड है वो होता है कि इसको एक्चुअल सेल मान लो। तो एंट्री क्या करेंगे, अगर क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो डेटेड टू सेल्स, ठीक है, 100 रुपीज, ठीक है, एंट्री कर दिया। अब अप्रूवल नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, लेकिन मेरा ईयर एंड आ गया, 31 दिसंबर आ गया, मेरा ईयर एंड आ गया, लेकिन अप्रूवल का जो डेट है ना वो सपोज है 15 को, तो फिर मुझे तो उतना टाइम वेट करना पड़ेगा। मैंने खुद ही कस्टमर को बोला 15 तारीख तक बता दीजिएगा, आपका यही स्पेसिफाइड टाइम है, तो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो हम तो कस्टमर को फोन करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे बनाना है मेरा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अगर इस सेल में मेरा ऑलरेडी सेल है 500 का, ये अप्रूवल वाला सेल मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। अब अगर मेरा 500 का सेल है और इसमें हम अप्रूवल वाला भी रिकॉर्ड कर देते हैं तो टोटल सेल हो गया 600 का। अगर हम ये अप्रूवल वाला भी दिखा देते हैं जिसका अप्रूवल नहीं आया, पता नहीं 15 तारीख को रिजेक्ट हो जाए, तब जब मेरा फाइनल अकाउंट्स बन रहा है तो जीपी तो पूरे इसी पे रिकॉर्ड हो जा रहा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन अकाउंट्स ये बोल रहा है कि हम लोग इसे एक्चुअल सेल की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी दिया है। अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर दिए तो सेल तो बढ़ गया, लेकिन इस सेल में अगर जीपी रिकॉर्ड करेंगे तो जीपी तो मेरा ज्यादा दिखाएगा। मान लो कि जीपी मेरा 10% है तो यहाँ पर 60 रुपीज दिखेगा, बट मेरा 60 रुपीज तो जीपी होगा ही नहीं अगर ये 15 तारीख को मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये तो गलत हो जाएगा, जीपी गलत दिखेगा तो नेट प्रॉफिट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बन जाएगा। तो क्या बोला है,
अकाउंट्स हमें बोल रहा है कि इसको रिवर्स एंट्री डाल दो, ठीक है। 31 दिसंबर आ गया, कस्टमर से फोन करके पूछ नहीं सकते हो, ठीक है, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब सेल्स टू डेटर कर दो, कैंसिल कर दो इस सेल को, ठीक है। चलो कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने से ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये 600 नहीं बनेगा, ये 500 बन गया, और इसका जीपी अकॉर्डिंग टू 10% 50 हो गया, कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो फिर उस स्टॉक का क्या करे, वो स्टॉक जो मैंने बेच तो दिया है, अब वो बिका है कि नहीं बिका है वो 15 तारीख को पता चलेगा कंफर्म, लेकिन मैंने तो उस पर पैसा लगाया था ना भाई, मैंने तो उसको खरीदा था, मैंने उसको खरीदा था 90 रुपीज में, और मैंने उसे बेच दिया 10 रुपए प्रॉफिट लगा के 100 रुपए में, तो मेरा ये 90 रुपीज का कैलकुलेशन हम कहाँ दिखाएं। तो मुझे इसको क्या ट्रीट करने के लिए बोला गया, मुझे इसे ट्रीट करने के लिए बोला गया ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास है। जैसे कंसाइनमेंट अभी कभी किया हुआ है तुम लोगों ने, तो कंसाइनमेंट में हम लोग ये दिखाते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी, ठीक है। उसी तरह से ये क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से एंट्री करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, ऐसे करके कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 90। अब क्या हुआ, पूरा बैलेंस हो गया, जो सेल हुआ वही हम लोगों ने दिखाया। ओपनिंग यहाँ पर मान लो जो परचेस किया था उसमें तो ये 90 रुपीज का भी परचेस था, सपोज हम लोगों ने 200 का परचेस किया था और ये 90 रुपीज, तो टोटल 290 का परचेस किया था, ठीक है, जिसमें से 90 अभी भी बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास है, या फिर और भी कुछ अमाउंट बचा हुआ है, तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो सही बनेगा। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का ऐसे होता है कि एक्चुअल सेल रिकॉर्ड करो, अगर अप्रूवल नहीं मिला और फाइनल अकाउंट्स बनाने का टाइम आ गया है तो उसे रिवर्स एंट्री डाल के क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर दिखा देना है, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली सही बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कंसेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 20% ऑफ सेल्स। अब जीपी दे दिया है बिकॉज प्रीवियस कोई डेटा हमें गिवन नहीं है जिससे हम लोग जीपी बना ले। सैलवेज वैल्यू है 12,300, ठीक है। तो ये हम लोग बना लेते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर मेमो ट्रेडिंग लिख लेते हैं, मेमो ट्रेडिंग फ्रॉम, काम कर लेते पहले डेटा लिख लेते, नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 7 का ही है, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए बोला ताकि ये कंसेप्ट अप्रूवल बेसिस को तुम लोग इजीली समझ पाओ। अच्छा यहाँ पर है 31 दिसंबर 2001, 31 ऑफ दिसंबर 2001 का ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, ये मतलब ये 31 दिसंबर है तो ये क्लोजिंग है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, इसी ईयर के हिसाब से ओपनिंग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं 95,600, ये क्लोजिंग डेट लिखा है। अगर इसी का ओपनिंग डेट लिख देंगे तो ओपनिंग स्टॉक ट्रीट कर सकते। परचेज 1,70,000, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने परचेज 1,70,000 इंक्लूडिंग मशीन 30,000 जो कि हमें लेस करना पड़ेगा। वेजेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 50,000 है, और टोटल 50,000 और ये 3,000। अच्छा सेल्स 2,75,000, सेल्स 2,75,000 including 49,500 of approval basis, approval basis only 2/3 no approval। अच्छा approval basis no approval ऑन 2/3 पे किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं आया है। अच्छा तो फिर इसको क्या करेंगे, जिसका अप्रूवल नहीं आया है और बाई चांस फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ रहा है, चाहे वो मेमोरेंडम ही क्यों ना हो, तो हम लोग 2/3 के अमाउंट को सेल से कैंसिल कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे, ठीक है, सेल से कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। जीपी 20% है, अभी तक का जीपी 20% मतलब प्रीवियस ईयर का, अर्लियर ईयर का, ठीक है। और वैल्यू ऑफ सैलवेज 12,300, सैलवेज है 12,300।
और फायर ऑकर जो हुआ है वो 30th मार्च 2002, ये लिख देते हैं 30th मार्च 2002। मेमो ट्रेडिंग from 1/1/2002 to 30th March 2002। टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 95,600, तो ये लिख लेते हैं। टू परचेज 1,70,000 लेस मशीनरी 50,000, सॉरी 30,000, तो ये हो जाएगा 1,40,000। टू वेजेस 50,000 लेस इंस्टॉलेशन 3,000, 47,000 बाई सेल्स। तो सेल्स, टोटल सेल पहले दिखा देते कितना है। टोटल सेल है 2,75,000। तो 2,75,000 में अगर 2/3 का मुझे नहीं पता चला है अप्रूवल, तो 2/3 का सेल मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। सेल रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, सेल को कम करो। सेल रिवर्स करने का मतलब सेल को कम करो, तो लेस कर देंगे अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, उतना हमें सेल नहीं दिखाना है क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनाना स्टार्ट हो गया है। 2/3, तो 2/3 हम लोग माइनस कर देंगे। 2,75,000 में से 2/3 माइनस कर दो तो कितना होता है 33,000। हाँ 33,000। तो 33,000 हम लोग लेस कर देंगे तो एक्चुअल सेल पता चल जाएगा। टू लाख 24,000। हाँ 2,42,000 हो रहा है ना। टू लाख 42 हो रहा है। 2,42,000। अब लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ये जीपी निकाल लेते हैं। जीपी हो जाएगा 2,42,000 इंटू 20%, 48,400। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस करके आ जाएगा। थ्री लैख 31,000, 3,31,000 माइनस 2,42,000, तो 89,000 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको डायरेक्टली बैलेंस करेंगे तो 89,000 आएगा। लेकिन एक चीज तो उसमें हमें और भी ट्रीट करना चाहिए। एक तो हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक हम लोग लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर। ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास है, लाइंग विथ कस्टमर, तो इसको हम लोग बाइफर्केशन करके दिखाएंगे। तो टोटल अगर देखोगे तो 89,000 हो रहा है, वो सही है। लेकिन कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे गोडाउन में है और वो कितना क्लोजिंग स्टॉक वो है जो कि कस्टमर के पास है। तो 2/3 का अप्रूवल नहीं आया, 33,000 का जो सेल हुआ था उसका अप्रूवल नहीं आया, और उसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जब बनाएंगे तो प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। तो 33,000 का जो सेल हुआ था उसमें कितना प्रॉफिट होगा 20%, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो -33,000 इंटू 20%, तो पता चल जाएगा जो कस्टमर के पास है उस स्टॉक का वैल्यू कितना है, मतलब कॉस्ट कितना है। 33,000 इंटू 20% माइनस इक्वल टू, तो 26,400 ये कस्टमर के पास है। ठीक है, तो बाकी बैलेंस करके देख लो कितना होगा। 89,000 से बैलेंस करने से ही पता चल जाएगा 62,600। एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर करके आया 62,600। ये तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 26,400 कस्टमर के पास है, ये हम लोग के पास हमारे गोडाउन में है। टोटल 89,000 का स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर क्या करने के लिए बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस। अच्छा, कितना क्लेम होगा यहाँ पर देख लेते हैं, लॉस कितना है।
स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। तो बोलो कितने स्टॉक पे क्लेम मिलेगा, क्या इस पे मिलेगा या इस पे या तो दोनों पे मिलेगा? ये सोचो कि कितने स्टॉक पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देना पसंद करेगी। जो उस दिन फिजिकली गोडाउन में प्रेजेंट था, तो कितने पे देना चाहिए क्लेम? 16,500। 16,500। नहीं नहीं, मतलब जितना है क्लोजिंग हाँ स्टॉक। हाँ, मतलब ये वाला होगा ना। क्लोजिंग स्टॉक तो 89,000 हो रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी किस पे क्लेम देगी ये 62 सोच। हाँ 62,600। 600 इस पे नहीं देगी ना, 26,400 पे नहीं देगी, क्योंकि ये तो इफेक्टेड नहीं हुआ होगा, कस्टमर क्योंकि के वो पास तो है। हाँ वो कस्टमर के पास है, इसीलिए यहाँ पर बाइफर्केशन करना जरूरी है। तो ये इसी पे क्लेम मिलेगा, इस पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से सैल्वेज माइनस कर लेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज 12,300 था। चेक कर लेते हैं। हाँ, माइनस कर लो, कितना हो जाएगा टोटल लॉस? 50,300। ठीक है, तो क्लेम कितना हो जाएगा? क्लेम इक्वल टू पार्शियल डैमेज है और पॉलिसी वैल्यू भी गिवन है। तो पॉलिसी वैल्यू यानी इंश्योर्ड अमाउंट टोटल स्टॉक 62,600 इंटू पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट तो दिया नहीं है, मैंने लिखा नहीं, दिया होगा। क्या था? ऊपर है। हाँ दिया है 60। 60,000। हाँ 60,000, इस इतने में से इतना इंश्योर्ड है, मतलब मैक्सिमम इंश्योर्ड है, इनटू लॉस का प्रोपोर्शन। देख लेते हैं प्रोपोर्शनली कितना मिल जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 62,600। हाँ बोलो। 48,000, 48,211। 48,211 अप्रोक्स, इतना हो जाएगा क्लेम। ठीक है, अच्छा हाँ अच्छा, और एक होमवर्क था वो भी बता देते, वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया था, ये वाला इलास्ट्रेशन 4, अगर नहीं हुआ है तो ये भी बता देते। इलास्ट्रेशन 4, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था इलास्ट्रेशन 5 से शायद आज। हाँ ये वाले क्वेश्चन से 4 रह गया है, 4 बता देते तो कंप्लीट हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 4। On 12th June 2002, fire occurred in the premises of N.R. Patel, a paper merchant. Most of the stock were destroyed. Cost of the stock salvage 11,200. In addition, some stock was salvaged in a damaged condition. अच्छा, सैल्वेज जो बचा लिए वो भी डैमेज कंडीशन में बचाया गया, एंड इट्स वैल्यू इन दैट कंडीशन वाज एग्रीड एट 10,500। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वैसे अगर देखें तो 11,200 11,200 का स्टॉक हम लोगों ने बचा लिया है, लेकिन वो भी ऐसे डैमेज हो गया, जो बचाया है वो भी पूरा प्रॉपर नहीं बचा पाए, उसमें भी डैमेज कंडीशन था, और उस वजह से उसका वैल्यू किया गया 10,500। फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल। हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन December 31st 2001 was valued at 83,500। 31 दिसंबर का वैल्यू बता रहा है। परचेज 1/1/2002 से लेके 12/6, मतलब अप टू डेट ऑफ फायर 1,12,000 एंड हिज सेल्स 1,54,000 ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट्स फॉर द पास्ट 3 years। पिछले 3 साल से देखा जा रहा है, इट अपियर्स दैट ही अर्न्स ऑन एन एवरेज ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल्स। तो जो थ्रू आउट द ईयर जो प्रॉफिट का पैटर्न है वो 30% ऑफ सेल्स चल रहा है। पटेल हैज इंश्योर्ड हिज स्टॉक फॉर 60,000, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस लिख लेते हैं। 31 दिसंबर 2001, 31 ऑफ दिसंबर 2001 को स्टॉक था 83,500, 83,500। तो ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक, बट इस साल के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक। और 1/1/2002 से लेके 12/6/2002, ठीक है, जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन तक का डिटेल्स हमें दिया जा रहा है। परचेज का 1,12,000, सेल्स का 1,54,000। अच्छा,
जीपी जो है वो लगातार 30% चल रहा है 3 साल से, तो अभी भी 30% ही मानना पड़ेगा। इंश्योर पॉलिसी वैल्यू, इंश्योर्ड स्टॉक यानी पॉलिसी वैल्यू, ये लैंग्वेज दे सकता है, मैंने पहले भी बोला था, इंश्योर्ड स्टॉक यानी पॉलिसी वैल्यू। अच्छा, सैलवेज 11,200 है, सैलवेज 11,200 है, मतलब प्रॉपरली अगर देखें तो 11,200 का सामान जो है जलने से बचा लिया, बट क्योंकि वो डैमेज हो गया है, डैमेज्ड वैल्यू, डैमेज होने के बाद, डैमेज होने के बाद उसका वैल्यू, ये 11,200 का वैल्यू 10,500 माना जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्लेम जो है वो कैलकुलेट करके बताना है, बस और कोई इंफॉर्मेशन था नहीं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखते हैं मेमो ट्रेडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2002। ठीक है, इसके जगह हम लोग इसको 1/1/2002 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/1/2002 टू 12th जून 2002। टू ओपनिंग स्टॉक, ये वाला हो जाएगा 83,500। टू परचेज गिवन है 1,12,000। बाई सेल्स ये भी गिवन है 1,54,000। टू जीपी, सेल्स दिया हुआ है, जीपी रेट पता है तो जीपी निकाल लेते, 1,54,000 इंटू 30%, 46,200। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 46,200, 1,12,000, 83,500, 2,41,700 minus 1,54,000, 87,700 क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 87,700, 87,700 लेस सैल्वेज। अच्छा, तो सैल्वेज में दो है, एक है 10,500 जो डैमेज होने के बाद वैल्यू निकाला गया, और एक हम लोग को दिया हुआ है 11,000, नहीं अच्छा थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, ये देखो सैल्वेज 11,200 इन एडिशन, उसके साथ साथ सम स्टॉक वाज सैल्वेज्ड इन ए डैमेज कंडीशन एंड इट्स वैल्यू इन दैट कंडीशन वाज एग्रीड एट 10,500, मतलब दो सैल्वेज था। ठीक है, एक तो 11,200 का जो बचा लिया वो पूरे अच्छे हालत में था, ठीक है, और एक स्टॉक बचाया गया जो डैमेज कंडीशन में गया था, इसीलिए उसका वैल्यू किया गया है 10,500। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो सैल्वेज जो है 11,200, डैमेज वैल्यू ऑफ सैल्वेज, दो सैल्वेज है 10,500। यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वेर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज, जो सैल्वेज मतलब पूरा बच गया 11,200, इन एडिशन उसके साथ साथ सम स्टॉक, कुछ स्टॉक ऐसा है जो सैल्वेज तो है लेकिन डैमेज कंडीशन में है और उसका वैल्यू लिया गया है 10,500। तो टोटल सैल्वेज हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो 11,200 और 10,500 सैल्वेज स्टॉक सैल्वेज, ये लिख देते हैं 11,200, और यहाँ पर हो जाएगा लेस एग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक 10,500। ठीक है, तो एक तो स्टॉक बचा लिया, टोटल स्टॉक था 87,700, उसमें से 11,200 पूरा का पूरा बच गया, और 10,500 जो है वो
कुछ जो डैमेज स्टॉक था उसका वैल्यू किया गया, तो इतने का क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलना चाह रही है कि 87,700 स्टॉक था, मानते हैं, लेकिन 11,200 बच भी तो गया और 10,500 का भी स्टॉक बचा है, जो वैल्यू करके 10,500 हुआ, ये पार्शियल, ठीक है। तो 66,000 का जो है वो एक्चुअल लॉस है, टोटल लॉस। अब क्लेम हो जाएगा यहाँ पर टोटल स्टॉक 87,700, उसमें से पॉलिसी वैल्यू 60,000, इंश्योर्ड इतने का है, इंटू 66,000, तो 66,000 डिवाइडेड बाई 87,700 इंटू 60,000, तो ये हो गया 45,154 अप्रोक्स, ठीक है। तो ये इतने का क्लेम जो है वो मिल सकता है। ठीक है, 5 हो गया, 6 7, हाँ ठीक है, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक में और कुछ नहीं है, मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर टफ होगा तो पीएसएल से आ सकता है, बाकी इसमें वैसा कोई टफनेस है नहीं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था सारा ही बता दिया। इन्फ्लेशन रिलेटेड तो मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं, अगर मिलेगा तो हम देखते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन का भी एक ट्रीटमेंट करवा देंगे, बाई चांस अगर आ जाए, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट दिन ही उसे स्टार्ट करते हैं फ्रेशली, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा क्योंकि वो इससे भी कंसेप्ट जो है बड़ा है, ठीक है। ये लॉस ऑफ स्टॉक से लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स है और वहाँ स्टेप्स वाइज ही हमें याद करना पड़ेगा। तो फिर आज यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट दिन ही फ्रेशली उसे स्टार्ट करेंगे।